नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात होगी अपराध की, अपराधी की। मुख्तार अंसारी, जिसे वापस उत्तर प्रदेश लाने की जद्दोजहद पिछले कई दिनों से चल रही थी, आज वो जद्दोजहद एक कदम आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब से मुख्तार अंसारी को लेकर के निकल चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या मुख्तार अंसारी की वापसी से वो सारे सिंडिकेट खत्म हो जाएंगे? क्या मुख्तार अंसारी की वापसी से वो सारे लोग जिनको न्याय मिलना चाहिए था, उनके लिए जो कार्रवाइयां हैं वो तुरंत शुरू हो जाएंगी? जितनी जद्दोजहद लाने की हुई, क्या उतने फास्ट ट्रैक पर कोर्ट में केसेस भी चलेंगे? क्योंकि यहाँ मुख्य मुद्दा जो है, मुख्य विषय जो है वो ये कि अपराधी को अपने अपराध की सजा मिलनी चाहिए और जनता को न्याय मिलना चाहिए। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है, एसटीएफ की निगरानी में मुख्तार अंसारी। पंजाब की रोपड़ जेल, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सख्ती, उसी जेल को अपना सेफ हाउस बनाकर इस्तेमाल करने की पूरी मंशा थी मुख्तार अंसारी की। यहां तक कि मामला लंबा खिंच के 2 साल 2 महीने खिंच के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब उत्तर प्रदेश के हक में आया और मुख्तार अंसारी को वापस लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ चर्चा उस शुरुआती बिंदु से कि आखिर ये अपराधी इतना बड़ा नाम कैसे बन जाते हैं, कैसे ये इतना बड़ा सिंडिकेट चला लेते हैं, वहाँ से लेकर के उस खत्म होने वाले बिंदु तक कि क्या अपराधी को उसके अपराध की सज़ा मिलेगी, क्योंकि इतना लंबा वक्त खिंच चुका है इन सब चीज़ों के दौरान कि अब कह सकते हैं जस्टिस डिलेड इज़ ऑल्सो जस्टिस डिनाइड। फिलहाल चर्चा करेंगे हम कि किस तरह एसटीएफ की निगरानी में मुख्तार अंसारी को वापस लाया जा रहा है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में ट्रांसफर चल रही। मामले में पंजाब सरकार से लेकर यूपी सरकार तक नजर बनाए हुए है। हर छोटी से छोटी चीज की अपडेट ली जा रही है। इस बीच यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को लाने के लिए रूट पर यूपी एसटीएफ की भी तैनाती कर दी है। एसटीएफ को मुख्तार के काफिले की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि मंगलवार को 2 सीओ और 100 पुलिसकर्मियों की टीम सुबह बांदा से रोपड़ पुलिस लाइन पहुंच गई। मुख्तार को रोपड़ से बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना है। दरअसल साल 2019 में रंगदारी के एक मामले में पंजाब पुलिस मुख्तार को बांदा जेल से लेकर गई थी, जिसके बाद से 2 साल में 8 बार यूपी पुलिस उसे लेने के लिए गई, लेकिन मुख्तार को यूपी भेजने से पंजाब पुलिस ने इनकार कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और तब मुख्तार की वापसी का आदेश जारी हुआ। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। इस काफिले की तस्वीरें जो आप देखी, इन तस्वीरों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी पुलिस का वज्र वाहन, एम्बुलेंस, एक प्लाटून पीएसी, इसके अलावा हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल्स, इंस्पेक्टर, दरोगा, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर पहुंची, जिसका आंकड़ा करीब 150 तक बताया जा रहा है। उतनी कड़ी सुरक्षा में मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। ये वो कवायद है जो एक लंबे वक्त के बाद पूरी हुई है। मुख्तार अंसारी जब उत्तर प्रदेश से पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया था, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मुकदमों के चलते यहाँ की पुलिस ने उसका वापस हैंडओवर मांगा, तो मामला मोहाली कोर्ट से होता हुआ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से होता हुआ देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया और वहाँ से निर्णय आने के बाद वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। खैर, अब मुख्तार अंसारी की घर वापसी में बहुत ही कम वक्त रह गया है। आप कह सकते हैं जितनी जल्दी वो जो काफिला है पुलिस का वो उत्तर प्रदेश में बांदा पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। सवाल इस बात के भी कि जब सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कहती है, तो क्या वो ज़ीरो टॉलरेंस फॉलो हो पाता है? सवाल इस बात की भी कि सरकारें चाहे आती रहे, जाती रहें, बदलती रहे, लेकिन अपराधी क्यों इतना बड़ा नाम बनते चले जाते हैं? और अब सवाल इस बात का भी कि मुख्तार अंसारी, वो मुख्तार अंसारी जिससे उत्तर प्रदेश के लोग थर थर कांपते थे, अब वही मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश वापस आने में डर रहा है।
तो खैर बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक सिंह जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा भी हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे जिनका परिचय हम आपसे करा देंगे। फिलहाल शुरुआत अभिषेक मैं आपके साथ करती हूँ। पिछले 10-15 दिन से जितनी गहमा गहमी चल रही थी मुख्तार अंसारी को लेकर के, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कहती है। मुख्तार अंसारी एक नाम है, अतीक अहमद, इसके अलावा और भी कई नाम हैं जिनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, उनके सिंडिकेट्स को तोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरह मुख्तार अंसारी की घर वापसी हुई, लगता नहीं आपको जितना बड़ा नाम बन के वो पंजाब जेल गया था उससे ज्यादा बड़ा नाम बन के उत्तर प्रदेश में वापस लौट रहा है? या बेशक ऐश्वर्या जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी का सिंडिकेट पिछले 3 दशकों से लगातार चलता आया और न सिर्फ अपराध बल्कि अपराध का राजनीतिकरण भी होते हुए सबने देखा कि कैसे मुख्तार अंसारी विधायक बनते हैं और फिर बाकायदा पुलिस की सुरक्षा के बीच बड़े आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद भी तकरीबन दर्जनों से ज्यादा हत्या के प्रयास, हत्या की साजिश के मुकदमे उन पर दर्ज हैं। बाकायदा सीबीआई ने एक मामले में उनको जांच करके क्लीन चिट भी दी क्योंकि उसमें ऑडियो टेस्ट उन्होंने नहीं कराने से इनकार कर दिया, जो मौलिक अधिकार होता है। इन सारी चीज़ों के बीच मुख्तार अंसारी का रसूख, मुख्तार अंसारी का रुतबा कहीं से कम नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर प्रयास हुआ जब शिकंजा कसा जाने लगा उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर, तो सबसे बड़ी बात यह थी कि मुख्तार अंसारी जो अपने आप में अपराध की यूनिवर्सिटी बन चुके थे, उन्होंने एक नया रास्ता चुना। एक मुकदमे में खुद को वांछित कराकर रोपड़ जेल पहुंच जाते हैं, फिर वो उनकी आरामगाह बन जाती है। 2 साल तक अपराध कम नहीं हुआ, मुकदमे कम नहीं हुए। जिस तरह से सिंडिकेट चल रहा था, पूर्वांचल की गैंग जिस तरह से काम कर रही थी, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में जिस तरह से उनका हिस्सा होता था, रंगदारी होती थी, वो कहीं से कम नहीं हुआ। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच सरकार ये प्रयास करती है कि किसी तरह मुख्तार अंसारी को यहाँ पर ले आया जाए। बाकी सारे अपराधियों पर भी नज़र थी, किसी तरह उन्हें भी दरकिनार किया जा रहा था, कई सारे उत्तर प्रदेश छोड़कर भी गए। लेकिन मुख्तार अंसारी का रसूख उन सारी चीज़ों के बाद भी कम नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर नकेल कसी गई, कुछ तो ऊपर वाले को भी प्यारे हो गए, लेकिन इन सारी चीज़ों पर मुख्तार अंसारी पर बहुत खासा असर नहीं पड़ा। वो दोबारा लखनऊ आते हैं, बीमारी का हवाला देकर पीजीआई में उनका इलाज चलता है, उनकी तरफ, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और उसके बाद एक और नाटकीय तरीके से वो वापस पंजाब जेल पहुंच जाते हैं। तो निश्चित तौर पर उनका यहाँ आना अपने आप में बिग न्यूज़ की तरह सब जगह देखने को मिल रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बनिस्बत एक बड़ी बात यह है कि जब पंजाब में बैठकर कोई शख्स सिंडिकेट चला सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश की कोई जेल ऐसी बनी है कि या वाकई मुख्तार अंसारी के सिंडिकेट को तोड़ा गया है या तोड़ा जाएगा? ये देखने वाली बात होगी, या उसका रसूख कम हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर जितनी नाटकीय, जितनी फिल्मी मुख्तार अंसारी की कहानी रही है, उतना ही नाटकीय ढंग से उत्तर प्रदेश का जो पुलिस है उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है अपराधियों को वापस लाने का, जिसकी हमने बानगी बिकरू कांड में देखी। इसी को लेते हुए जो मुख्तार अंसारी के परिवार वाले हैं वो जान का खतरा बता रहे हैं। उनकी पत्नी ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है, उनके जो बड़े भाई हैं वो उनके सीनियर सिटीजन होने का हवाला दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो अपराधी दूसरे प्रदेश में जा करके इतने आलीशान तरीके से अपना सिंडिकेट चला सकता है, आपने देखा होगा क्या कोई अपराधी अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस, अपना पूरा लाव लश्कर लेकर के, अपनी पूरा मेंटेन करके जो चल रहा है, और दूसरी तरफ परिवार वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जान का खतरा, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगती हैं आपको? जी बिल्कुल, मुख्तार अंसारी विधायक भी हैं और इन सारी चीज़ों के बाद भी उन्होंने वहाँ बैठकर जिस तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने रखी गई थी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जब अपील की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिस तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स रखी गई थी उसमें वो चलने में असमर्थ थे, उनकी रीढ़ की हड्डी में यानी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ऐसी दिक्कतें थी कि वो उठ के बैठ भी नहीं सकते थे, लिहाजा वो पेशी पर भी आने में असमर्थ थे। उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशियां कराई जा रही थी। लेकिन इन सारी चीज़ों के एक लब्बो-लुआब साफ था कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम नहीं रखना चाह रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके लोग यहाँ अपराध नहीं कर रहे थे। तमाम घटनाएं लूट, डकैती, हत्या की, रंगदारी की, वसूली की लगातार चलती रहीं। उत्तर प्रदेश में हत्याओं का दौर भी चलता रहा, राजनीतिक प्रेरित हत्याएं हों या फिर गैंग वॉर की बात की जाए। खुद लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई जिसने दहला दिया था सबको, 40 गोलियां चली। धनंजय सिंह का भी नाम उसमें खुलकर सामने आया है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद एक बात और बहुत बड़ी है कि मुख्तार अंसारी पर पिछले 3 दशकों में नकेल नहीं कसी जा सकी
इस सरकार ने यह कोशिश की कि उन्हें किसी तरह उत्तर प्रदेश लाया जाए। ट्रायल होगा मुकदमों का जो उनके ऊपर लगे हुए हैं, चाहे वो हत्या के मुकदमे हो, हत्या के प्रयास के मुकदमे हो, और इन सारे मुकदमों के ट्रायल के बीच वो हमेशा से ही जेल से चुनाव भी लड़ते हुए नजर आए हैं, जीतते हुए नजर आए हैं। सबसे बड़ी वजह यही थी कि जेल में बैठकर संगठित अपराध को चलाना और फिर उस संगठित अपराध पर काबिज होना और उत्तर प्रदेश के माफियाओं को कंट्रोल करना मुख्तार अंसारी बहुत बेहतर जानते थे। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने जेल को सबसे मुनासिब जगह समझा था शुरू से ही, और अब दोबारा उन्हें उसी जेल में लाया जा रहा है। ट्रायल चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि कैसे मुख्तार अंसारी उस मुकदमे में जब ट्रायल पर आएंगे तो क्या उन पर आरोप सिद्ध होता है। यहाँ पर अभिषेक ये सवाल भी बनता है कि मुख्तार अंसारी जिस तरह से अपना सिंडिकेट, हमने उत्तर प्रदेश में एसआईटी को देखा कि किस तरह से आदित्यनाथ जी ने उसको अपना सुरक्षा कवच बना लिया। किसी मामले में फंसते हो एसआईटी बनाओ, लोग तो अपने आप भूल जाएंगे। लेकिन आज उसी कोरोना से जुड़ा हुआ एक और घोटाला और सच सामने आया है, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। हरियाणा की एक कंपनी कह रही है हमने 9 करोड़ 63 लाख रुपए का मास्क और पीपीई किट उत्तर प्रदेश सरकार को सप्लाई किया। कितने का? 9 करोड़ 63 लाख का। विभाग कह रहा है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स को मंगाता है वो विभाग कह रहा है हमने तो ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं। तो क्या कोई कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा कर रही है, फर्जी बिल तैयार कर रही है, 9 करोड़ 63 लाख रुपए का फर्जी क्लेम कर रही है, और इस बात की किसी को जानकारी नहीं पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो क्लेम सही है कि नहीं है। इस पर एक जांच होनी चाहिए, लेकिन एसआईटी की तरह मजाकिया जांच नहीं, जिसमें कोई सार्थक तथ्य और सत्य सामने आ सके। ऐसी जांच 24 घंटे 48 घंटे 2 दिन 3 दिन में यह जांच पता चल जाएगी कि 9 करोड़ 63 लाख रुपए का मास्क और पीपीई किट उस कंपनी से मंगाया गया या नहीं मंगाया गया, और अगर मंगाया गया और पेमेंट हो गया तो कितने % कमीशन खाया। अगर माल आया ही नहीं और पेमेंट हो गया तो 100% भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ, या फिर आगे का सच क्या है। पूरी जांच होकर 2-3 दिन के अंदर यह सामने आना चाहिए। घोटाले और भ्रष्टाचार तो इस सरकार के अंग अंग में शामिल हो गया है। जल जीवन मिशन, बुंदेलखंड के इलाके में हर घर हर नल, घर घर नल नल एक योजना है, हर घर में हर नल की, जल जीवन मिशन। उसमें भ्रष्टाचार का खुलासा मैंने किया था, और अभी कुछ टीवी चैनल ने कार्यक्रम किया कि किस प्रकार से वहां आज भी ऐसे लोकगीत चलते हैं कि पति मर जाए लेकिन घघरी न टूटे। 8-8 किलोमीटर से महिलाएं बुंदेलखंड के इलाके में पानी भरने के लिए आती हैं। वो कष्ट, वो पीड़ा, और ऊपर से भ्रष्टाचार उनके दर्द को दूर करने के बजाय। तो ये कई बिंदु थे जो आपके साथ चर्चा करना आवश्यक था। अब चुनाव के ऊपर आ जाते हैं। कल आदित्यनाथ जी ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। कहने लगे साहब 5 आदमी से ज्यादा चुनाव में कहीं दिखना नहीं चाहिए। 5 आदमी से ज्यादा चुनाव में कहीं दिखना नहीं चाहिए, कोई प्रचार नहीं कर सकता। तो चुनाव आप क्यों करा रहे हैं? चुनाव बंद कर दीजिए। अगर बूथ की कमेटी की मीटिंग करनी हुई किसी को जिला पंचायत के चुनाव में, तो 100-200 तो उसके बूथ की कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। अगर गांव के लोगों के साथ मीटिंग करनी पड़ी तो न्यूनतम 50 लोग हो जाएंगे। तो विपक्ष के चुनाव प्रचार को बाधित करने के लिए कोई भी प्रचार न करने पाए, इस मंशा के साथ, और कोरोना का डर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है,
किसान आंदोलन के बाद भाजपा के प्रत्याशियों को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इस डर से ये जबरन कानून बनाया गया है, ये जबरन आदेश जारी किया गया है, तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि 5 आदमी से ज्यादा प्रचार नहीं किया जा सकता। मैंने समय मांगा है राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से और उनसे मिलकर मैं पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल में कोरोना नहीं? क्या तमिलनाडु में कोरोना नहीं है? क्या केरल में कोरोना नहीं है? जहां पर खुद आदित्यनाथ जी जाकर केरल में सभाएं करते हैं, तमिलनाडु में सभाएं करते हैं, बंगाल में सभाएं करते हैं। केरल में तो बहुत तेजी के साथ केसेस बढ़े हैं, वहां कोरोना नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव में जहां भाजपा के प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, वहां उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। इस डर के कारण उन्होंने ये नियम लागू किया कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन विपक्ष की। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी खास चर्चा जारी रहेगी कि मुख्तार अंसारी को किस तरह एसटीएफ की निगरानी में उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद क्या। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। हम बात कर रहे हैं कुख्यात डॉन टर्न पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी की, जिसकी पंजाब की रोपड़ जेल से वापसी अब उत्तर प्रदेश में हो रही है। इस वापसी के लिए जिस बड़े पैमाने पर पुलिस की तैयारी थी, इस वापसी के लिए 2 साल 2 महीने की जो एक लंबी जद्दोजहद बीती, उस वापसी में मुख्तार अंसारी के आने के बाद अब क्या होगा? क्या सिंडिकेट खत्म हो जाएगा? क्या अपराध खत्म हो जाएंगे? क्या जिस तरह से संगठित अपराध चलाए जाते हैं और अपराधी एक बड़ा नाम बन जाते हैं जारंग की दुनिया में, वो चीज़ को ख़त्म करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
और यहाँ हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान ओपी सागर सर जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। ओपी सागर सर, बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास चर्चा में। मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश वापसी आप भी देख रहे होंगे, जिस तरह टेलीविजन पर पल पल की खबरें आ रही हैं, अपडेट आ रही है। मुख्तार अंसारी की जब वापस उत्तर प्रदेश में वापसी होगी, आपको लगता है कि वो सिंडिकेट टूटेगा? जेल के अंदर से जो ये बड़े बड़े कुख्यात अपराधी अपना सिंडिकेट चलाते थे, वहां से अपनी दुनिया चलाते थे, वहां से डीलिंग करते थे, क्या वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि अब तो एक तरह से कहें कि उसकी घर वापसी हुई है, यहाँ पर तो वो और मजबूती के साथ अपना सिंडिकेट चला सकता है। बिल्कुल छलावा है, भ्रम है ये। जेल से सिंडिकेट चलते रहे हैं, चलते रहेंगे, क्योंकि भय काम करता है अपराधियों का। वो कहीं भी रहें, जेल के अंदर भी रहते हैं, तब भी जो है उनके गुर्गे बाहर रहते हैं। गुर्गे ना भी हों तो ये संभावना बनी रहती है कि भाई किसी ना किसी दिन छूट के आएंगे जेल से। और जो सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, मोबाइल फोन उपलब्ध हो जाते हैं या फोन, जिससे कि तो उन लोगों से संपर्क कर लेते हैं जिनको धमकाना होता है। और इसके अलावा चिट्ठी पत्री, बहुत सारी और चीजें हैं जो उनके गुर्गे लोग जो है कर लेते हैं। ना भी हो, इनके नाम से ही दहशत इतनी रहती है कि वो काम करेंगे। एक थोड़े सैकड़ों की तादाद में जेल में माफिया, गैंगस्टर और बड़े अपराधी बंद हैं, जो वहां से अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं। कितना भी कोई रोक टोक कर ले, वो नहीं हो सकता। जेल प्रशासन भी तो ये दो, ठीक है ओपी सागर सर, तो ये 2 साल 2 महीने की जो कोशिश है, इतनी जबरदस्त रस्साकशी है, क्या इस बीच में कुछ सुधार हुआ है? अब जेल में आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि इस तरह के सिंडिकेट ना चल पाए? तो निश्चित रूप से होता ही रहता है, लेकिन आप कितने रेस्ट्रिक्शन लगा लीजिए, और उसमें काट निकालने वाले भी लोग हैं। अपराधी भी बड़े शातिर दिमाग के होते हैं, वो कोई और रास्ता निकाल लेते हैं जिससे कि उनको अपनी गतिविधियां हैं जारी रख सकें। तो मेरा ये है कि बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं रहना चाहिए। ये एक वास्तविकता है, इसको सब लोग स्वीकार करें कि दहशत ही बहुत है। उस दहशत काम चलता रहेगा, जेल के अंदर रहे, बाहर रहे, रो पड़ रहे हैं, बांधा रहे, कहीं कोई फर्क नहीं है। और भी तो यहाँ बहुत सारे बंद हैं, यूपी की जेलों में बहुत सारे माफिया बंद हैं, 100 से ऊपर को तो मैं जानता हूँ नाम से। तो इसलिए मुझे तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लगेगा। हाँ, ये है कि जब बांदा जेल में है, देखिए एक और बात बताऊं, विधायक होने के नाते, मौजूदा विधायक है, सिटिंग विधायक, एमएलए हैं, और उनको एक निश्चित रूप से बी कैटेगरी प्रदान की जाएगी। खतरा देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट्स ने भी जो है ये बात कहा है कि इनकी सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए। इनको अलग जो है तन्हाई सेल जो कहते हैं, आइसोलेशन में रखा जाएगा। आइसोलेशन में तो जो है और लोगों से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा। तो हो सकता है कि काफी अंकुश लगे, लेकिन कितना अंकुश लगेगा ये बांदा जेल के जो अथॉरिटीज हैं, बांदा जेल के डीएम, एसपी, डीजे, सीजीएम, ये सब बार बार जो है करते रहे, जेल विजिट होता रहता है। तो इसलिए अगर वहां पर ये सख्ती बरते रहेंगे तो काफी कुछ नियंत्रण हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नियंत्रण की मुझे संभावना नहीं लगती। ओपी सागर सर, यहाँ पे एक ये बात भी बनती है कि वो मुख्तार अंसारी जिसका उत्तर प्रदेश के लोगों पर टेरर था, जिस इलाके में वो रहता था वहाँ के लोग उसकी दहशत से थर थर कांपते थे, लेकिन वही मुख्तार अंसारी अब यूपी आने से डर रहा है। कुछ बदलाव दिख रहा है आपको इन 20-30 सालों में? कोई ऐसा बहुत ज्यादा दहशत नहीं है, और लेकिन होता है, नीरव मोदी लंदन में बैठे हुए डर रहे हैं कि हम इंडिया जाएंगे, विजय माल्या डर रहे हैं कि इंडिया जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। वहाँ की कोर्ट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में तो मानवाधिकारों का बड़ा ही हनन होता है, विशेष तौर से जेल में। तो हमें तो साहब ये नहीं है, वो नहीं है, जो सारी जो सुविधाएं तो नहीं कह सकते, लेकिन हम जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो भी। ओपी सागर सर, आपकी इसीलिए इसी आशंका से, इसी भय से लोग जो है जेल जाना से कतराते हैं और किसी विशेष जेल जाने से बचते हैं। अब देखिए सब चीज सामने आ जाएगी।
अब आप भी देख रहे हैं पिछले 3 दिन से ये प्रकरण चल रहा है, सभी टीवी चैनल ज्यादातर कवर कर रहे हैं। अब उनको बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि जिन केसेस में वो अपराधी है जल्द से जल्द उनके मुकदमे खुले। यहाँ पर मैं अभिषेक आपके पास आना चाहूँगी, क्या ये बड़ी विडंबना है या एक तरह का क्लैश है कि वो अपराधी जिसपे करीब 54 से ज़्यादा सीरियस केसेस उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, वो एक सिंगल रंगदारी के केस में पंजाब की जेल में 2 साल तक रहा, उससे ज़मानत तक लेना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि वो उसको सेफ हाउस समझता था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मामले उसके यहाँ हैं। लेकिन ये मामले इतने लंबे खिंचते चले जाते हैं, अदालतों में इतने ज़्यादा लंबित हो जाते हैं कि अपराधी की उम्र बढ़ती जाती है। मुख्तार अंसारी के केस में हम देखें 30-40 साल हो चुके हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई लगातार इस चीज़ को बहुत ही मानवता के ग्राउंड्स पे कह रहे हैं कि वो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, लेकिन अपराधी तो वही रहता है। तो यहाँ पर कमी हम कहाँ देखेंगे, अपनी न्यायपालिका में जहाँ लंबे केसेस खिंच रहे हैं या फिर पुलिस में जिसकी नीतियों को थोड़ा बदलना ज़रूरी है? या बिल्कुल ऐश्वर्या जी, एक बात साफ है कि किसी अपराधी को हम माफिया डॉन का दर्जा या लोग माफिया डॉन का दर्जा इसीलिए देते हैं क्योंकि उसको सिस्टम के लचर रवैये से बचकर निकलना आता है। और शायद यही वजह है कि जैसा आप बता रही हैं कि कैसे एक रंगदारी के वसूली के मामले में वो पंजाब में जेल में शिफ्ट हो जाते हैं, बल्कि हत्या के प्रयास, हत्या की साजिश, एक विधायक की हत्या के मामले में उनको क्लीन चिट मिलती है यूपी में। गवाहों की मौत हो जाती है, किसी को लू लगकर, किसी के एक्सीडेंट में, हालांकि उन सारे मामलों में उन्हें बरी भी कर दिया गया। लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कोई सवाल नहीं उठा पाया। ओपी सागर साहब भी बता रहे थे कि चाहे जेल की 4 दीवारियां हो, सिंडिकेट खत्म इसलिए नहीं हो सकता संगठित अपराध का क्योंकि अब वो अपराध कई तरह की जड़ों में फैल चुका है, सिस्टम में फैल चुका है, और अब वो माफिया डॉन ना सिर्फ माफिया हो गए बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी बन गए अपराध की, और उनके पढ़ाए सिखाए हुए गुर्गे भी अपने आप को माफिया डॉन के दर्जा देते हैं। और कई जगह पर अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण जिस तरह से हुआ, वो सांसद या विधायक बनते हुए नजर आए जिन पर कई सारे हीनियस क्राइम्स में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, आरोप साबित नहीं हुआ लेकिन आरोपित हैं वो। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात है कि क्या मुख्तार अंसारी, हालांकि एसटीएफ की वो शायद कई सारे सिपाही और दरोगा वो भी होंगे जो विकास दुबे को वापस लाने में गए थे। जब मध्य प्रदेश में विकास दुबे को पकड़ा गया या उसने सरेंडर किया कहा जाए, तो उसे वापस जब लाया जा रहा तो उसमें एसटीएफ के कई सारे वो सिपाही और दरोगा थे जो उन्हें लेने गए थे, वो शायद आज मुख्तार अंसारी की निगरानी भी कर रहे हैं। एक गाड़ी रास्ते में खराब होती है कुरुक्षेत्र से पहले, और तब ये भी कयासे लगाई जा रही थी कि क्या होगा, लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी को यहाँ लाया जा रहा है। क्या कुछ होता है ये सबसे बड़ी बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि सिंडिकेट और अपराध की दुनिया में जिन लोगों ने मुख्तार अंसारी को रोल मॉडल बनाकर कदम रखा था, क्या उनकी कमर पर चोट लगेगी? क्या उनका अपराध खत्म होगा? उनका जो संगठन है, जो सब जेलों में बैठे हुए लोग हैं, जो बड़ी गैंग्स चलाते हैं, अपराध को कहीं से भी बैठकर कंट्रोल करते हैं, क्या वो अपराध खत्म हो पाएगा? बिल्कुल बड़ा सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी को जो वापस उत्तर प्रदेश लाने की प्रक्रिया थी वो लगभग अब खत्म होने की कगार पे है, लेकिन उसके आगे क्या वो सिंडिकेट खत्म हो जाएगा? क्या अपराधी को उसके अपराध की सजा मिल पाएगी? जिस उद्देश्य के साथ उसको उत्तर प्रदेश वापस लाया जा रहा है, क्या वो पूरा हो पाएगा? फिलहाल ओपी सागर सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। अभिषेक, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल आज का हमारा ये जो विषय है ये यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि जब सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की बात कहती है, जब सरकार समाज में अपराध कम करने की बात कहती है, तब ऐसे नाम बड़े माफिया डॉन बनते हैं जिनकी वापसी के लिए उसी पुलिस को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। इसी के साथ धन्यवाद, फिर होगी कल आपसे मुलाकात। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।